बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और आप सबको कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीनो हज़रात, कुरान करीम की आज आयत जिसका हमने इंतखाब किया है सूरह ताहा की आयत नंबर 25 से 28 तक है, जिसमें अल्लाह ताला ने एक दुआ की शक्ल में हज़रत मूसा को ये अल्फाज अता किए थे। और हज़रत मूसा को उस वक्त जब बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, जब अल्लाह ताला के हुक्म पर उन्हें जाना पड़ रहा था फ़िरौन के पास। फ़िरौन एक ज़ालिम बादशाह था और उसके पास जाकर अल्लाह का पैगाम पहुँचाना था, और अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। इसलिए अल्लाह ताला ने ये दुआ अता की जो हज़रत मूसा इसको पढ़ा करते थे, और इसीलिए हमें भी ये सबक मिलता है कोई भी मुश्किल परेशानी हो तो हम इस दुआ को पढ़ा करें। दुआ है, आप सभी ने बचपन से सुन रखी होगी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जिसका तर्जुमा है कि ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। हज़रत मूसा को बात करने में थोड़ी सी लुकनत थी, उनकी ज़ुबान में लुकनत थी, जिसकी वजह से वो सही तरीके से बोल नहीं पाते थे। तो इसलिए, और फिर जब खौफ उन पर मुब्तला था तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको ये आयत अता फरमाई थी कि ज़िम्मेदारी बहुत भारी थी, पूरी कौम को अल्लाह की राह पर लेकर जाना था, और फिर एक ऐसे ज़ालिम बादशाह के दौर में अल्लाह का पैगाम पहुँचाना था लोगों तक भी और उस बादशाह तक भी। तो ये मुश्किल बहुत काम था और ज़ुबान में रुकावट थी। तो इसलिए हज़रत मूसा ने क्या मांगा? हज़रत मूसा ने ताकत या बदला नहीं मांगा, बल्कि हज़रत मूसा ने दिल का सुकून मांगा और काम में आसानी और साफ़ और सुथरी गुफ्तगू मांगी। सो ये वो है जो बचपन में हमें कहा जाता था कि आप पढ़ने लगें, जब कोई भी काम करने लगें तो ये आप आयत पढ़ें, और अभी भी जब आपको मुश्किल पेश आए या कोई मुश्किल काम करने के लिए आप जा रहे हों तो ये पढ़ा करें, आपके लिए अल्लाह आसानी फरमाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, मुश्किलों में जब आसानी ढूंढने की कोशिश की जाती है तो आपको दुआ ही मांगनी चाहिए, और उस दुआ का भी जरिया बता दिया गया है कि आपको क्या दुआ मांगनी चाहिए। जी, दैट सिंपल। सो हम लोग बढ़ते हैं जी हमारी सुबह की खबर की तरफ, और पहली खबर शामिल करते हैं सिंध हुकूमत के हवाले से। और बहुत अच्छी खबर है कि सिंध हुकूमत भी जो है वो पिछले दिनों में हमने बलूचिस्तान की हुकूमत के बारे में सुना था कि उन्होंने जो है एक पेपरलेस वो ईजाद किया था और मेरिट पे तकर्रियाँ की थी। उसी तरह अब सिंध हुकूमत ने भी तमाम तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया है और ग्रेडिंग निज़ाम की जो है वो मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत अच्छा कदम है तालीमी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। हाँ, पहले ये होता था कि यार कितने नंबर आए, तो एटलीस्ट अब ग्रेड देखकर आप फैसला कर सकेंगे कि बहुत सारे लोगों के लिए ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाता था बताना कि जी मेरी कौन सी ग्रेड्स हैं, क्योंकि हाँ। वो नंबरिंग करनी पड़ती थी, फिर आपको खुद ही एक परसेंटेज निकाल के अपना खुद ही बताना पड़ता था। सो अब वो वाली मुश्किलात भी सारी आसान हो गई। आई थिंक ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक करने के लिए उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया है। एग्जैक्टली। उन्होंने बताया कि नए ग्रेडिंग सिस्टम का इतलाक सूबे भर में मरहलावार होगा। रवां साल 2026 में 9 के और 11 के जो SSC 1 और HSSC 1 के जो पहले सालाना इम्तिहानात होंगे, यानी कि फ़र्स्ट ईयर चाहे वो इंटरमीडिएट का हो या फिर मैट्रिक में 9th का हो, राइट, तो वो फर्स्ट जो पहला साल होता है उसी से उसकी शुरुआत होगी। और ग्रेडिंग सिस्टम क्या होगा? अगर 40% से किसी के कम मार्क्स आएंगे तो उसको फेल तस्वुर किया जाएगा, और फिर जो ग्रेडिंग की गई है उसके मुताबिक जो है वो एक ऐसा सिस्टम होगा कि सबसे पहले तो HSSC और SSC के लिए मुतारिफ करवाया जा रही है, यानी कि मैट्रिक और आगे इंटरमीडिएट के लिए। सो A+ जो है वो आपका बनेगा 91 95 या A++ तो 96% जो है उस पर बनेगा, और 95% से नीचे जो है वो 91% तक अगर होंगे तो A+ बनेगा, और फिर एज ग्रेड जो है वो 90 से 86 जो है उस तक बनेगा। फिर 86 से 81 तक जो रिकॉर्ड है वो B++ होगा, और फिर उसके बाद वहाँ से नीचे 76 तक B+ होगा, और 80% तक B होगा। तो अच्छे इस तरीके से फिर मुख्तलिफ ग्रेड जो है वो 5-5 40% से जिनके कम होंगे उनको ग्रेड जो है वो U कहा जाएगा, तस्वुर किया जाएगा, यानी कि वो फेल्ड होंगे। सो अंडर मतलब उन्होंने किया है कि अंडर 40 इज U, राइट। चलो, अच्छी बात है। हाँ, F को हटा के अंडर U किया है। थोड़ा थिंक डिसेंट तरीके से उनको बैड न्यूज़ देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सही किया है, और यही अल्फाज जो है वो काफ़ी असर छोड़ देते हैं, तो अच्छा किया इस तरीके से, जिसका भी डिसीजन था। वेल, आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से, जहाँ पर OpenAI की माली मुश्किलात जो है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो OpenAI जब से आया है दुनिया में छाया हुआ है, और OpenAI की कंपनी वो फर्स्ट कंपनी थी जो AI के ऊपर जिन्होंने काम किया था, लेकिन 18 माह में दिवालिया
दिवालिया होने की जो है वो पेशगोई की जा रही है ऐसी। ये किसने की है आपको बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम्स अमरीकी एक मशहूर अखबार है और उनकी जानिब से पेशगोई की गई है कि टेक्नोलॉजी कंपनी ओपन एआई 18 माह में दिवालिया हो जाएगी। उसकी वजह क्या बताई जा रही है कि 2025 में कंपनी $8 बिलियन तक खर्च कर देगी और ये रकम 2028 तक बढ़कर $40 बिलियन हो जाएगी। कंपनी ने अपनी पेशगोई में कहा था 2030 तक वो मुनाफा बख्श हो जाएगी, लेकिन ऐसा होना फिल वक्त मुश्किल नजर आ रहा है। साम आल्टमन की कंपनी ने डाटा सेंटर्स पर $1.4 ट्रिलियन खर्च करने की मंसूबाबंदी की है और कौंसल ऑन फॉरेन रिलेशन के माहिर इक्तिसादियात ने ये बताया है मालाबी ने इस मुतालिक ये कहा कि अगर ओपन एआई अपने मुबालगे पर मबनी वादों पर नजर दौड़ाए और दूसरों को अपने ज्यादा कीमत वाले हिस्से से पैसे दे तो भी इसके मालियाती जो खर्चे हैं उसको अबूर करना बहुत मुश्किल है। और सिर्फ वैसे ही सवाल पैदा होता है, आई डोंट थिंक सो कि वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक इट्स ओपन फॉर एवरीवन एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट, राइट। सो अब वो कह रहे हैं कि दिवालिया हो जाएगी। आगे का फ्यूचर उनके लिए क्या है ये तो जब फ्यूचर में पता चलेगा तो हम आपको भी अपडेट करेंगे। exactly. आगे बढ़ेंगे जी। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के नए ज़खायर जो हैं वो दरियाफ्त कर दिए गए हैं। मेरा ख्याल है कल आप वाली खबर इधर तक पहुंच गई है, अभी तक इसमें सोने की बात शामिल नहीं हुई, लेकिन मैंने खैबर पख्तूनख्वा में सोने की कल बात की थी। मेरे ख्याल से उन्होंने जो है दस्ती टीमें भिजवा के ऑयल और गैस से निकाल लिया है। अब अगली बारी शायद सोने की भी आए। तो जी हुआ क्या है, OGDCL ने इस नई दरियाफ्त से मुतल्लिक PSX इंतजामिया को बज़रिया ख़त आगाह कर दिया। ख़त के मतन के मुताबिक कोहाट में हारगज़ई फील्ड में X1 कुएं से योमिया 3100 बैरल तेल ज़खायर मिले हैं। नाशपा ब्लॉक कुएं से योमिया 8.15 मिलियन फुट गैस के नए ज़खायर भी हासिल हुए हैं। अब हमें ये वैसे हमेशा से ही पता है कि हमारा मुल्क जो है वो कुदरती मादनियात से माला माल है और उसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों का जिक्र जो है वो करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये जो हमारे कुदरती वसाइल हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन वही बात है कि निकालने की और दरियाफ़्त करने की जो है वो कोशिश होती है और ये इसी में ही कामयाबी मिली है। अब ये बहुत अच्छी एक जो है चीज़ है। ज़खायर का जो है वो व्हील हेड फ्लोइंग प्रेशर 3010 पाउंड फी मरबा इंच है और बागज़ई X1 कुएं की खुदाई 30 दिसंबर 2024 में 5170 मीटर गहरी की गई थी। एग्जैक्टली जी। सो विल होप कि ये जो नए ज़खायर आ रहे हैं इससे पाकिस्तान के पावर सेक्टर को जो है वो मजबूती मिले और गैस हो या बिजली हो वो हर एक इंसान का बेसिक जो है वो हक है, उसको वो जो है हमारे एनर्जी क्राइसिस पे हम जो है वो काबू पा सकते हैं अगर इसी तरीके से हम काम करते रहे। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे। आपको एक बड़े मजे की खबर देता हूँ, वो ये कि जब भी कोई जहाज में बैठते हैं उसने ये लाजमी सोचा हुआ है जहाज पूरा का पूरा कंसील है, पैक है, लेकिन जो जहाज की खिड़कियां इसके अंदर ये छोटा सा सुराख क्यों है। तो आइए आज आपको बताते हैं। ये इंजीनियरिंग की एक खासी जो है ना वो तजर्बाकार इंजीनियरिंग की एक मिसाल समझी जाती है। उसकी वजह यह है कि जहाज जब हवा में जाता है तो बाहर का टेम्परेचर कुछ और है, अंदर का टेम्परेचर कुछ और है और अंदर ऑक्सीजन को पूरा रखने के लिए डिफरेंट पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑक्सीजन वहाँ पर मुहैया तो होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन किसी हद से ज़्यादा तजावुज़ ना कर जाए और उसका बैलेंस बरकरार रखने के लिए, और चूँकि अंदर की ऑक्सीजन और बाहर की हवा उसमें ऑक्सीजन नहीं होती उस वक्त, और वो जो हवा का प्रेशर होता है और अंदर एक काम एनवायरनमेंट होता है। अब इन दोनों चीज़ों की वजह से जो जहाज़ की शीशे होते हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं, उन पर काफ़ी दबाव पड़ता है। तो उस वजह से उसके अंदर एक छोटा सा सुराख रखा जाता है ताकि वो आराम सुकून से बैलेंस भी हो सके और जहाज़ की खिड़कियों के ऊपर वो प्रेशर ना पड़े और जितना भी हवा का प्रेशर है वो थ्रू दैट होल्स जो है वो निकलता जाए। ब्लीड होल्स इनको कहा जाता है और इनका ये फंक्शन है। वेरी इंटरेस्टिंग, आई नेवर न्यू अबाउट इट। मैं भी हमेशा मैं भी यही सोचती थी कि ये क्यों होते हैं। आगे बढ़ेंगे जी। मुल्क की तारीख में पहली बार IT बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा जो है वो देखने में आया है। रिकॉर्ड इजाफा कैसे हुआ जी? मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में IT बरामदात में $400 मिलियन की हद जो है वो अबूर कर गई है। $400 मिलियन इज आई थिंक अ लॉट। जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक दिसंबर 2025 में IT बरामदात $437 मिलियन से तजावुज कर गई। माह बमाह मुआवजे में
IT बरामदात में 23% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दादोशुमार के मुताबिक IT बरामदात में 23% इजाफा हुआ है, जो कि $356 मिलियन के मुकाबले में नुमाया बेहतरी है। और साल ब साल मुवाजने में भी IT बरामदात में 26% इजाफा। इससे ये साबित होता है कि हमारे अंदर लोगों का एतमाद बढ़ता जा रहा है इस मुल्क में, और लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। और टेक्नोलॉजी में वैसे भी एडवांसमेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने IT ग्रेजुएट्स हों वो कम हैं, और उनके लिए इंतज़ाम भी हुकूमत को करना चाहिए कि उनको लगाना किस रुख में है। ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ जो है वो आपके मुआहदे होने चाहिए, ताकि यहाँ पर बच्चा जो ग्रेजुएट हो रहा है वो मुल्क से बाहर ना जाए, वो टैलेंट हमारे मुल्क के अंदर है और उसको भी एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। क्योंकि हमारा नौजवान ही हमारा एसेट है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको दुरुस्त सिमत की तरफ रखें। हमारा नौजवान हमारा एसेट है, लेकिन उसके एसेट के लिए भी हुकूमत को कुछ करना चाहिए ताकि वो भी कुछ जोड़ सके, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो उनकी सिम जो है वो दुरुस्त हो। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। और क्रिकेट के हवाले से हमारे पास खबर है कि 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो गया T20 वर्ल्ड कप के लिए, और उसमें हारिस रऊफ को भी जो है वो शामिल नहीं किया गया। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन हारिस रऊफ पर काफ़ी लोगों का है कि यार उनको शामिल करना चाहिए था, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। लेकिन अलबत्ता ज़राए के मुताबिक कौमी टीम के कोच माइक हैसन एशिया कप फाइनल के बाद से हारिस की शमूलियत के हक में नहीं थे। तो एशिया कप के बाद से हारिस रऊफ ने पाकिस्तान की जानिब से कोई T20 मैच भी नहीं खेला। अलबत्ता वो बिग बैश लीग खेल रहे हैं। माइक हैसन की क्या एतराज़ात या क्या रिजर्वेशन है, ये इसका इंकशाफ अभी तक उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये न्यूज़ आई है कि जी उनको शामिल नहीं किया गया हारिस रऊफ को। अब वजूहात क्या है, जब हमें पता चलेंगे हम आपको भी बताएंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं जी। मरियम औरंगजेब का नया अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया, और बुशरा अंसारी और ज़ारा नूर अब्बास ने भी उनकी तारीफ कर दी। हर कोई तारीफ कर रहा है। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आज से पहले जो है वो नहीं देखी। डेफिनेटली डू नीड दीज काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। खवातीन में बुशरा अंसारी और ज़ारा नूर अब्बास दोनों का ही यही कहना था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मरियम औरंगजेब ने दिखाई है, अगर वो वही हर खातून हमें दिखाएं, सो ये बेसिकली हमें ये दिखा रही है कि खातून अपने आप से जब प्यार करने लगे, अपने आप को टाइम देने लगे, अपने आप पे फोकस करे, कॉन्सेंट्रेट करे, तो वो क्या कर नहीं सकती। और ये इन्होंने सिर्फ एक जलवा दिखाया है कि अगर वो अपने आप को इतना बेहतर दिखा सकती है थोड़ा सा टाइम देने से, तो अगर वो मुल्क पे जो है वो फोकस करेंगी तो सोचिए क्या क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल कितना तरक्की करेगा। वेल लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आखिरी खबर हमारे पास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से पाकिस्तानी अदाकार फैसल रहमान के हवाले से है, जिनको बाबाए कायदे आजम के दौर से भी एक्टर कहा जाता है। वो खुद ही ऐसा कहते हैं कि मैं कायदे आजम से मिला था, तो इस हिसाब से उनकी उम्र अच्छी खासी बनती है। फैसल रहमान काफ़ी छाए हुए हैं अपने नए हेयर स्टाइल की वजह से। उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर की जिसको मैंने भी देखा, और बड़े अच्छे, वो बड़े कूल लग रहे हैं इस हेयर स्टाइल के अंदर। और वैसे भी ही इज़ वेरी ओपन, वो अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी बॉडी फिजिक, अपनी फिटनेस और इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर वो सोशल मीडिया के ऊपर बात करते रहते हैं। तो अभी हालिया उन्होंने अपना हेयर स्टाइल तब्दील किया और छोटे बालों के साथ वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये उनका एक्चुअली हेयर स्टाइल है, ग्रीन स्वेटर में जो आप लोग तस्वीर देख रहे हैं, ग्रीन भी लग और रहे हैं। वो लोगों से पूछ रहे हैं कि कैसा मैं लग रहा हूँ, और लोग भी काफ़ी उन्हें प्यार कर रहे हैं और काफ़ी बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। और पर्सनली ही इज लुकिंग वेरी गुड। हाँ, और वो लग भी माशाल्लाह जब से हैं तब से मैं उनको देख रही हूँ, ही इज एवरग्रीन, और अब तो उनका नया हेयर स्टाइल भी छा गया है। सो आई थिंक वी आल्सो अप्रिशिएट हिम। एग्जैक्टली, जैसे कि हमने आपको पहले ही खबर में बता दिया था कि मरियम नवाज की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उससे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा है। मरियम औरंगजेब बहुत चर्चा हो रहा है, लोग उनको बहुत सराह रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि जी ख़वातीन का अपना ख्याल अगर रखने शुरू कर दें तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो चार चांद लग सकते हैं उनकी खूबसूरती को। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे कि इंसान की जो जिल्द होती है, इंसान की जो ज़ाहिरी खूबसूरती होती है, वो कितनी ज़रूरी है कि वो, और कितनी लिंक्ड है वो उसके अंदर के, मतलब आपके अज़ा ठीक काम करते हैं, आपकी न्यूट्रिशन पूरी है, आपकी ग़िज़ाइयत पूरी है, तो वो किस तरह आपके आउटर जो लुक है उसको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। हाइपर पिगमेंटेशन क्या होते हैं, किस तरह वो आपकी स्किन को जो है वो ख़राब करते हैं। सो इस बारे में हम बात करेंगे आज इस सेगमेंट में। आज ग्लो अप में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समाविया एजाज, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको। वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू आने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ज़ाहिरी खूबसूरती जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़ाहिर खूबसूरत होता है तो ही कोई आपसे बात करने के लिए भी जो है इवन रजामंद होता है। इट्स अ बेटर ट्रूथ ऑफ दिस सोसाइटी। सो ये बताइए कि ज़ाहिरी खूबसूरती किस तरह इंटरलिंक्ड है, हमारी अंदर की ग़िज़ाइयत पूरी होनी चाहिए, हमारे अंदर के अज़ा जो हैं वो ठीक काम करने चाहिए, मतलब बेसिकली ग़िज़ाइयत कितनी ज़रूरी है बाहर की खूबसूरती के लिए? जैसे आपने कहा, इंसान बोलता बाद में दिखता पहले है। अगर आप खूबसूरत लग रहे होंगे तो लोग आपके
आपके पास आते हैं, जब आप बोलते हैं तो आपका इंटरनल नज़र आता है कि किस तरह, फिर ज़्यादा ज़िंदगी गुजरती है तो समझ आती जाती है कि अच्छा ये बंदा अंदर से खूबसूरत है कि नहीं, लेकिन आउटर इज़ द फर्स्ट थिंग। तो जिस तरह आपने कहा, आपकी ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप देखें बचपन में जब बच्चों की विटामिन सारी चीज़ें पूरी होती हैं, उनकी स्किन हेल्दी होती है, उनके बाल हेल्दी होते हैं, ज़रा से न्यूट्रिशन ऊपर नीचे होती है बच्चे की, तो उनके आपको डिफरेंट लाइक हेयर का या इस तरह के इश्यूज तब नज़र आते हैं। सो न्यूट्रिशन इज़ द फर्स्ट थिंग, लाइफस्टाइल, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं स्किन एंड हेयर में। बिल्कुल ऐसे ही मैं भी हमेशा, बल्कि आपने बहुत अच्छी बात की, मैं हमेशा यही सोचती थी जितने बच्चों की स्किन अच्छी है इतनी हमारी क्यों नहीं होती है। सो इट इज़ बिकॉज कि उनके उस वक्त वाइटामिन्स पूरे होते हैं, उनकी न्यूट्रिशंस पूरी होती है। दैट्स नाइस। हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ आना चाहेंगे। व्हाट्स हाइपर पिगमेंटेशन? हमारी स्किन पे हर किस्म का अगर दाना आता है, इट्स नॉट ऑल के सारी ही हाइपर पिगमेंटेशन है। सो व्हाट इज़ हाइपर पिगमेंटेशन, होती क्यों है? हाइपर पिगमेंटेशन एक्चुअली इट्स अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। जो मुझे समझ आ रही है वो आप बात जो कर रही हैं, जो स्टार्ट में बेसिक हमें समझा दें। हाँ, कि जो व्हाट इज basic पिगमेंटेशन? हाँ जी। हाँ, मेल फीमेल दोनों में उनकी स्किन पे थोड़ा सा डार्क पैच आना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली फीमेल ज़्यादा कंप्लेन करती हैं, मेल कम कंप्लेन करते हैं इस बारे में। हाइपर पिगमेंटेशन आपके जो इंटरनल सेल्स हैं, मेलानोसाइट्स, वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ड्यू टू सर्टन आइदर योर जीन्स या सन एक्सपोजर, डाइट्री, जिस तरह फीमेल में हार्मोन जो वो मंथली साइकिल की वजह से आयरन लेवल्स कम होते हैं, उसकी वजह से प्रेगनेंसी में हो जाता है। सो ये कॉमन हम हाइपर पिगमेंटेशन है जिसे हम मिलाजमा बोलते हैं। ठीक, हम वापस आके आपसे पूछेंगे कि ख़वातीन की वजूहात तो आपने बता दी, मर्दों में ये क्यों होता है। ब्रेक की तरफ जाना चाहेंगे, इस वक्त हेडलाइंस का टाइम हुआ जाता है। वापस आएंगे तो यही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। इस सेगमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं स्किन केयर के हवाले से, और उसमें पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइपर पिगमेंटेशन को। वी हैव विद अस डॉक्टर समाविया एजाज। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि हाइपर पिगमेंटेशन के साथ साथ जब डिस्कस किया जाता है ये मलाजमा, ये फ्रिकल्स और ये टैनिंग, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं? कुछ लोग ये समझते हैं कि जो भी आप जो धब्बे का जिक्र कर रही हैं कि कोई भी आएगा वो हाइपर पिगमेंटेशन ही होगा। टैनिंग जो सबसे पहले पाकिस्तानी स्किन में बहुत कम होती है, वो स्किन टाइप 1 और 2 में होती है, गोरों में होती है, जिनकी ब्लू आइज़ और ब्लॉन्ड हेयर होते हैं। टैनिंग हम इस तरह से कह सकते हैं कि आप जब तो वैसे नॉर्मल स्किन में नहीं होती, हम एशियंस में नहीं होती। मेरी बेगम मुझे बोलती थी कि मेरे जो है वो टैनिंग हो गई है। वो गोरी होंगी ना थोड़ी, क्लास 3 में भी हो जाती है वैसे, या पठानों में भी ज्यादातर जो है वो पठान होती है। हाँ जी, स्किन टैन हो जाती है। तो वो जब आप धूप में जाते हैं, स्पेशली शॉवर के बाद सर्दियों में औरतें जाके बड़े मज़े से बैठ जाती हैं विदाउट सनब्लॉक, उनमें टैनिंग होती है अगर स्किन उनकी लाइट है। सो दैट इज़ टैनिंग। फिर हाइपर पिगमेंटेशन डिजीज़ के साथ होती है, जिस तरह एक्नी आप लोग दाने निकाल देते हैं, वो हाइपर पिगमेंटेशन होती है। आपको बर्न के बाद एक्सीडेंट, मेनी अदर कॉजेज़ होती हैं जिसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस होते हैं। देन हार्मोनल, एक तो जिस तरह प्रेगनेंसी वाली कोलाजमा होती है, विदाउट प्रेगनेंसी मिलाजमा। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म जब आप लोग हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन आपकी जो अपर लेयर ऑफ स्किन है इसका डैमेज है, इसके ऊपर आती है, या फिर इनर सेल्फ जो है वो कोई सेल्स डैमेज है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये होती है? मैं हमेशा अपने पेशेंट को इस तरह से समझाती हूँ कि ये जो हमारी हाइपर पिगमेंटेशन है, अगर अपर लेयर है तो इट इज़ लाइक ईजिली ट्रीटेबल है, इसको हम 4-5 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। अगर ये अपर और मिडल लेयर में है, इट इज़ इंटरमीडिएट, इट्स विद डिफिकल्ट। और अगर इट्स इन द फोर्थ लेयर, it has different cases. Yeah. How to identify कि स्किन के अंदर भी है पिगमेंटेड है या सिर्फ आउटर Through consultation, I guess. नहीं, कितने टेस्ट कौन से होते होंगे या क्या? इट्स स्किन स्कैनर आप जब रखते हैं तो आपको वो एग्जैक्टली बता देता है कि इंटरमीडिएट का बताता है पर डीप का नहीं। सो जब ट्रीटमेंट होती है तो फिर हमें ये नहीं होता कि हमने फर्स्ट लेयर को, हमने फिर चारों लेयर्स को कवर करना होता है। अच्छा, ठीक। तो हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो ज़्यादातर किन लोगों में पाई जाती है? आउटडोर जो काम करते हैं, स्पोर्ट्समैन, इंजीनियर्स, पुलिसमैन, आर्मी के लोगों में, इंजीनियर्स में। व्हाट अबाउट वुमेन?
विमेन जो ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये विमेन तब स्टार्ट होती है जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, उससे पहले बहुत कम हम देखते हैं, ना होने के बराबर। हर फीमेल जो पाकिस्तान में आती है वो कहती है कि मेरी पहले बच्चे की जब मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ये तब हुई है। सो मोस्टली इट्स हार्मोनल। सेकेंडली जब आप लोग फीमेल जिस तरह से आप लोगों की मीडिया की फील्ड में जो जाती हैं फीमेल, वो उनको प्रोटेक्शन नहीं होती है, सन ब्लॉक जितना भी लगाएं एक्सपोजर उनका ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा हो सकती है। सो इट्स योर जॉब, वो भी अक्सर मोस्टली एक्चुअली करती है। सो मोस्टली बेसिकली लाइट से ही होता है, चाहे वो इंडोर की भी लाइट हो या आउटडोर की लाइट हो, सन एक्सपोजर हो, बेसिकली लाइट से फर्स्ट इज के लाइट से बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा ये बताएं कि आपने बताया कि इसके लिए ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आप देते हैं, कितना दौरानिया होता है एक ट्रीटमेंट को यूज़ करके आपकी पिगमेंटेशन जा सकती है? और ये भी बताइए कि ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन, जाहिर सी बात है मेडिसिन ही लेते हैं, तो उसकी वजह से कोई और इंटरनल, अब जैसे मैदे के भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं तो लोग जो है अवॉइड करते हैं ऐसी दवाइयाँ खाना जिससे आपके मैदे के मसाइल ज़्यादा हो, तो क्या इससे कोई इस तरह के इश्यूज होते हैं? जिस तरह आप ट्रीटमेंट का कह रहे हैं इसमें हमें मल्टीपल ट्रीटमेंट्स देने होते हैं। जिस तरह अगेन ऊपर से ऑब्वियसली वी हैव टू डू प्रोसीजर्स एंड इंटरनल हम पेशेंट्स को कहते हैं कि गो विद लाइक स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स लाइक मेडिकेशंस, टैबलेट्स और इंजेक्टेबल, ताकि हेल्दी सेल्स या जो आपके सेल डार्क हो रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपर लेयर पे आके और हम वहाँ से वाइप आउट करें। और ये मिनिमम आप समझें साल का आपका लग आराम से साल का? हाँ आराम से। That's a long time वैसे। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसके वर्स्ट केसेस क्या होते हैं? और दूसरी चीज़ ये, आप धूप के हवाले से आपने बोला कि काफ़ी फैक्टर वो भी रखता है, तो सनस्क्रीन में ख़ास तौर पे ये SPF कितना मैटर करता है हाइपर पिगमेंटेशन से बचने के लिए, या अगर हो गई है तो आप उन मरीज़ों को क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए जब भी हाइपर पिगमेंटेशन मोस्टली केसेस में आपके साइड से कन्वेक्स सर्विसेज से स्टार्ट होता है। अगर आप ट्रीट नहीं करते तो एक बटरफ्लाई पैटर्न बनता है नोज़, चीक्स, अपर लिप्स एंड फोरहेड, और वो बहुत डार्क होता है। अब अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस एट वर्क प्लेस कम हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट आप समझें इम्पॉसिबल है। दैट्स अ वर्स्ट केस। उसका आप जितना ट्रीटमेंट करें नहीं हो सकता। और सेकेंडली आपका क्वेश्चन था SPF कितना होना चाहिए। ब्रिटेन में हमें कहते थे कि SPF 30 से ऊपर जो जितना भी है दैट इज़ ओके। लेकिन फिर अगेन सन ब्लॉक की जब हम बात कर रहे होते हैं तो एक्नी जो ऑयली स्किन है इसका डिफरेंट होता है और ड्राई स्किन का जो है वो अपना होगा। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताइएगा कि लोगों में ये भी एक है कि गर्मियों में ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है, क्योंकि गर्मी हमें ऐसे लगता है कि धूप ज़्यादा होती है और पसीना भी ज़्यादा आता है। हाँ, तो ये आया ये दुरुस्त बात है? और अगर जो है ये बात है तो हमें गर्मियों में ज़्यादा सन एक्सपोजर लेना चाहिए या फिर सन बाथ जो है हम सर्दियों में? और इसी के साथ एक और क्वेश्चन ये भी अटैच कर लें, आपने बोला कि एशियंस में नहीं होती, लेकिन यूरोपियंस तो बहुत ज़्यादा सन बाथ की तरफ होते हैं, तो उनमें क्या ज़्यादा पाई जाती है? पहले आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ। उनकी इस बॉडी में मेलानोसाइट्स कम होते हैं। मेलानोसाइट्स ही की जो सेल्स हैं वो हम में ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम में ज़्यादा मेलाज़मा के चांसेस होते हैं। ज़्यादा होते हैं या उनमें डिफरेंट सेल्स होते हैं। और ये मेलानोसाइट्स होते क्या हैं? ये जो हम लोगों की स्किन का कलर है ये उसको डिफाइन करते हैं। अच्छा। इस तरह से बोले काले सेल्स। रिलेटेड टू वेदर और एनवायरनमेंट की वजह से? नहीं, हमारे जीन्स में ज़्यादा होते हैं। ऐसे आपने बल्कि बहुत आसान कर दिया ये बता के ये काले सेल्स। हाँ बस बोले इसको कोई भी ऐसा फैक्टर मिलता है तो ये मजीद काले होके सामने आ जाते हैं। एग्जैक्टली। और वो यूरोपियन स्किन में नहीं होते। ठीक है। और आपका क्वेश्चन था कि समर्स में अब मुझे ये बताएं समर्स में आप कितनी देर धूप में खड़ी रह सकते हैं? That's true, नहीं होता। मैक्सिमम लोग इंडोर्स होते हैं, इसलिए विंटर्स में हम मेलास्मा के पेशेंट्स ज़्यादा देखते हैं क्योंकि वो माल्टे लेके बैठ के खाते हैं, बातें करते हैं, धूप हाँ चाय पीते हैं, तो उनका सन एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मेलास्मा सर्दियों में ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं एज कम्पेयर टू विंटर्स। नहीं समर्स। ओके, सो पिगमेंटेशन बेसिकली सर्दियों में ज़्यादा होती है, तो जिनको लगता है गर्मियों में होती है वो नहीं होती। अच्छा ये बताएं कि सपोज जो है मुझे जो है वो सन एक्सपोजर भी नहीं है, प्रेगनेंसी भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी पिगमेंटेशन जो है वो ज़्यादा ही हो रही है और मैं ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ। सो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो द मेडिसिन इज़ नॉट वर्किंग ऑल्दो माय सन एक्सपोजर इज़, आप बिल्कुल ऐसे कह लें कि नहीं है,
ठीक है, तो क्या वजूहात हो सकती हैं कि मेडिसिन भी काम नहीं कर रही है और जो पिगमेंटेशन है वो कम भी नहीं हो रही है? इसके लिए ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। हाँ, इस एक तो उनको ये नहीं पता उनकी पिगमेंटेशन है किस टाइप की, वन ट्रीटमेंट वो कौन सा ले रहे हैं। अगर उन पे वो 3 सेशंस में काम नहीं कर रहा है, दे हैव टू स्विच। समटाइम्स व्हाट दे डू इज दे गो एंड टेक लेज़र ट्रीटमेंट फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, जो कि अगर आप साइंटिफिकली जो आए हुए हैं, जितना लिटरेचर अवेलेबल है, लेज़र आपकी स्किन को सेंसिटिव कर देता है। तो जब आप हाइपर पिगमेंटेशन के लिए लेज़र ले रहे होते हैं, आप अपनी स्किन को मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स लाइट कर रहे होते हैं। अच्छा, ओके, आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कीजिएगा। ये थायराइड और पीसीओएस जो है, ये कैसे डिफरेंट हैं हाइपर पिगमेंटेशन से? इनका कोई आपस में इंटरलिंक्ड है, रिलेशन या नहीं है? ओके, थायराइड और जो है PCOS, ये हाँ, थायराइड का ये कह सकते हैं हमारे इसमें एक हाइपोथायराइड अगर हो तो इससे हम लोगों के हेयर और स्किन पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन पे नहीं। PCOS इज़ लिंक्ड विद, ये गायनी और स्किन में इंटरलिंक्ड है, और ट्राइकोलॉजिस्ट में भी। सो 3 डिफरेंट इसमें हैं। जैसे आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं फीमेल में, उनके मेल पैटर्न बॉल्डनेस लाइक स्कैल्प में जिस तरह मर्दों का गंजपन होता है वैसे स्टार्ट हो जाता है, स्किन पे एक्ने आ जाती है, और उनकी बॉडी का फैट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाता है। और थायराइड का जो होता है वेट इंक्रीज हो जाता है। इन दोनों में वेट इंक्रीज होता है, लेकिन उसमें PCOS का फैट डिस्ट्रीब्यूशन या बॉडी की शेप चेंज हो जाती है। तो है ये हार्मोनल डिसबैलेंसी, लेकिन इनके असरात जो है वो मुख्तलिफ हैं। या एग्जैक्टली, और इनका कोई ताल्लुक नहीं है हाइपर पिगमेंटेशन के साथ? नहीं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इंसुलिन की ज़्यादती की वजह से भी क्या हमारे फेस पे जो पिंपल्स आते हैं या फिर दाग धब्बे आते हैं, ये ज़्यादा हो सकते हैं इंसुलिन जो ज़्यादा इनटेक होती है? आजकल जितनी वो आ रही है ना नई चीज़ें ऑन इंस्टाग्राम और ये सारा, जब आप देखते हैं उसमें कहते हैं आप शुगर इंटेक करते हैं तो बॉल्डनेस ज़्यादा होती है, आप शुगर इंटेक करते हैं तो एक्नी ज़्यादा होती है। फूड इज़ समहाउ लिंक्ड, लेकिन हम ये 100% इस पे स्टडीज़ नहीं हुई, मतलब जिस तरह हम कहते हैं 100% कॉन्फिडेंटली येस, इसका आंसर ना येस है ना नो है। सो इट्स लाइक लिंक बट नॉट। हाँ, रेशियो कह सकते हैं, पोर्शन कह सकते हैं, बट इट्स नॉट डायरेक्ट। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि कोई गट आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है, अंदरूनी कोई बीमारी है, तो उस वजह से आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो, ऐसा कोई चांसेस होते हैं? कुछ इस तरह की बीमारी होती है जिसमें हमारा ब्लड लॉस हो रहा है। जब ब्लड लॉस होता है ऑब्वियसली आपका आयरन लेवल्स कम हो जाते हैं, और इस तरह की या एंड मेनी गट की डिजीजेज होती हैं। तो फिर आपकी इंडिकेशन ऑन योर स्किन एंड हेयर जो होती है सबसे पहले होती है। तो वो किसी भी सूरत में निकल सकती है, नॉट नेसेसरीली कि हाइपर पिगमेंटेशन हो, लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन का एक रीजन ये भी हो सकता है इफ देयर इज अ ब्लड लॉस। या एग्जैक्टली। सो अब आते हैं ज़रा इसके इलाज की तरफ, ठीक है। और इसके इलाज में सबसे पहला जो सवाल ये सामने आता है कि ये घरेलू टोटके, नुस्खे, क्रीम्स जो हैं, ठीक है, और वो क्रीम्स जो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि बस आप यूँ लगाएं और यूँ छट से जो है ना वो आपका, हाँ, रात को सोएं सुबह आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा कोई मुझे मैजिक इलाज है? नहीं, मैजिक कुछ भी नहीं है। और घर और ये भी बताएं, लोगों को अवेयर करें कि कंसल्टेशन कितनी ज़रूरी होती है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कुछ भी करने से पहले, घरेलू टोटका भी करने से पहले डॉक्टर से एक बार मिल लें। लाइक यू विल पे जस्ट 2500 to 5000, लेकिन आपको एक नॉलेज होगा कि आपको वो डिजीज़ है कि भी नहीं। आप जब इंटरनेट से देखते हैं तो इंटरनेट पे जो ई-स्लैब्स आई कॉल देम, जो आपको बता रहे होते हैं, मे बी उनको वो प्रॉब्लम होते ही नहीं है, ठीक है, एंड दे आर सेलिंग अ प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग द मनी। ऑफ कोर्स। हाँ, और इंटरनेट पे तो वैसे ही देख के हर इंसान कहता है मुझे सारी ही बीमारियां ऑलमोस्ट है। हाँ, और उनको ये बीमारियां तो छोड़े, उनको लगता है ये सारी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड भी है, मेरे लिए ही है यार। ट्रू। सो प्लीज़ बताएं कि जब आपने कंसल्ट कर लिया तो फिर क्या क्या इसके इलाज मौजूद हैं? देखें, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, हम उनको कहते हैं आफ्टर डिलीवरी हम आपको देखेंगे, बिकॉज इट्स नॉट सेफ टू गो विद एनी ट्रीटमेंट। इट्स अ कोलाज्मा। इट्स अ कोलाज्मा, या, एंड समटाइम इट डिसअपीयर्स आफ्टर प्रेगनेंसी। सेकंड मोस्ट ऑफ द वुमेन इट डज। या, और फिर जो बाकी हैं हम उनसे ऑब्वियसली कंसल्टेशन करते हैं, हम उनको बताते हैं। मोस्टली पेशेंट होते हैं कि हमें टॉपिकल ट्रीटमेंट दें, हम बाकी ट्रीटमेंट्स नहीं करना चाहते, तो हम 3 months का उनको टाइम देते हैं। वो करके अगर 50% भी इम्प्रूव हो जाता है, दैट्स अ सक्सेस। नॉर्मली 50 नहीं होता। ठीक। इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट इन मेलास्मा।
अच्छा, एज का बताइए कि हाँ, कोई एक स्पेसिफिक एज ग्रुप से स्टार्ट होता है? सपोज बच्चों में हमने देखा ना कि बच्चों में नहीं होता है, इसी तरह क्या कोई ख़ास उम्र तक जाके उसके बाद दोबारा बंद भी हो जाता है? पीरियड्स के स्टार्ट के उसमें देयर इज़ अ चांस, वेरी हाई चांस स्टार्ट हो जाता है जैसे मेनोपॉज होता है, ओके, हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, इट डिसअपीयर्स। आपने किसी बूढ़े बंदे में मलाजमा नहीं देखा होगा, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स देखे होंगे बट नो मलाजमा। ठीक है। ये जो मेडिसिन्स दी जाती हैं अक्सर रिकमेंड की जाती हैं स्टेरॉइड्स के लिए कि क्रीम्स जो हैं वो लगाई जाती हैं या मेडिसिन्स ऐसी दी जाती हैं। डू यू रियली थिंक कि ये स्टेरॉइड्स जो है वो किसी भी मकसद के लिए ठीक होते हैं, और ख़ास तौर पर अगर स्किन की बात हो तो उसमें? लेकिन जितनी क्रीम्स वर्ल्ड वाइड बनती हैं हाइपर पिगमेंटेशन में, उनमें परसेंटेज ऑफ स्टेरॉइड का होना पता लगना ज़रूरी है। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो मेडिकेटेड हैं वो तो मॉनिटर्ड हैं बाय ड्रैप, जो मेडिकेटेड नहीं हैं दे आर नॉट मॉनिटर्ड। उनमें परसेंटेज ऑफ मर्क्यूरी स्टीरॉइड्स हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। जब वो आप कंटिन्यूस 3 to 6 मंथ्स के से ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपको सेकेंडरी प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं जिनका इलाज इज़ ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है। डज इट रिलेटेड टू डाइट, कि डाइट आपकी भी डिपेंड करती है आपकी स्किन हेल्थ में? 100% या। अच्छा, ये बताइए कि जल्द के स्याद पे हमने बाहर से बात कर ली, इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, बट सपोज़ हमारी स्किन पे जो है, हमारे फेस पे ऐसी सपोज़ जैसे कहते हैं कि अगर आपके यहाँ चिन के पास दाने आ रहे होते हैं तो आपके मैदे की वो गरमाइश होती है, यहाँ पे दाने आते हैं तो इट इंडिकेट्स। सो इज़ दैट ट्रू कि हर जगह पे जो अलग अलग वो कुछ ना कुछ अंदर के मसले की इंडिकेशन होती है? अगेन ये आपने इंटरनेट का क्वेश्चन किया, बिकॉज ये मैंने कुछ दिन पहले देखा था। जी, ये आया था इंटरनेट पे, जहाँ पे आपके ऑयल या एक्नी के जो प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ज़्यादा होते हैं वहाँ पे होते हैं। अब मे बी आपके चीक्स पे ज़्यादा एक्नी हो, कुछ लोगों को नोज़ पे होती है, कुछ लोगों को चेस्ट पे होती है, बैक पे होती है, अपर आर्म्स पे होती है। सो आई डोंट थिंक सो इट इज़ दैट मच रिलेटेड, क्योंकि एक्नी रैंडमली आपके किसी एरिया पे भी आ सकती है, फेस के और अपर बॉडी। आजकल हाँ इंटरनेट पे हर डॉक्टर यही कह रहा है कि नहीं अगर यहाँ है तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है, और ये यहाँ है तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है। सो इट गिव्स यू वेरी कंसर्निंग वो कि मतलब मैं तो फिर इसका मतलब बहुत सारी बीमारियों का शिकार हूँ। सो अच्छा, केमिकल पीलिंग ये भी कोई इसका इलाज है, और केमिकल पीलिंग जो है वो है क्या एक्चुअली? केमिकल पीलिंग हम इस तरह से कह सकते हैं, ये सदियों पुराना इलाज है। जिस तरह काऊ मिल्क है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। मैं हमेशा कहती हूँ क्लियोपेट्रा यूज्ड टू टेक बाथ इन वो जो 20 जो डंकीज थे उनके मिल्क में, ताकि उसकी स्किन ग्लो करे एवरी मॉर्निंग। सो उसको भी केमिकल पीलिंग कहते हैं, और आजकल जो बनते हैं लैब्स में वो भी केमिकल पील्स हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं। सो इट्स लाइक अगेन अ वेरी ब्रॉड टॉपिक अगर हम इसको डिस्कस करें, लेकिन जहाँ मुलाजमा है वहाँ पे कुछ परसेंटेज हम देते हैं, लेकिन एशियन स्किन में हम फिर भी नहीं देते, बिकॉज पाकिस्तान की धूप इतनी ज़्यादा है कि अगर हम केमिकल पीलिंग करते हैं स्किन सेंसिटिव हो जाती है, बहुत सेंसिटिव हो जाती है। वी हैव टू वेरी केयरफुल विद एशियन स्किन। जब भी मैं कोर्स करने जाती हूँ तो वो एशियन स्किन को अलग से हमें बताते हैं, पढ़ाते हैं, और यूरोपियन स्किन का डिफरेंट बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं दाग धब्बे? डिपेंड कि किस से हैं। जिस तरह आप लोग एक्नी वाले लोग होते हैं, वो एक्नी को वो पिक करते हैं, हाँ, और हाइपर पिगमेंटेशन इट टेक्स ईयर वो चली जाती है, क्योंकि वो इंटरनल इश्यूज नहीं है, हार्मोनल नहीं है। इस तरह से आपकी जो सेकेंडरी होती है पिगमेंटेशन टू समथिंग, तो वो उसका इलाज है, और वो खुद भी ठीक हो जाती है अगर आप ना भी करवाएं। कोई एस्थेटिक इलाज है या सिर्फ क्रीम्स और ये मेडिसिन्स हैं? डिजीज़ के साथ ऑब्वियसली हम कहते हैं कि इट्स बेटर कि स्किन सेंसिटिव ना हो, तो हम घर की यूज़ की चीज़ें ज़्यादा देते हैं। तो चलिए अब आप हमें वो बताएं ना जो हम सुनना चाह रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं, हम चाहते हैं हम पैसे ना दें, ठीक है? मतलब हम घर पे ही पहले से ही वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं, नुस्खे काम करते हैं, हाँ, कि हमें जाना ही ना पड़े, और पहले मतलब हमें हो ही ना। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें ऐसी ज़रूरत ही ना पेश आए कि हमें डॉक्टर के पास हाँ, मतलब नींबू, सिरका, इस तरह की जो मिक्सचर्स, बीटरूट का जूस, ABC जूस आजकल बहुत फेमस है कि जी आपको सुबह लेना चाहिए, सो इट गिव्स यू द ग्लो एंड एवरीथिंग दैट बॉडी नीड्स इंटरनली। सो इज दैट ट्रू लाइक कि घरेलू नुस्खे काम करते हैं, कारआमद होते हैं?
देखें, डाइट आप अपनी अच्छी रखें, प्रिवेंशन में काम करते हैं। डाइट आपकी अच्छी, आपका लाइफस्टाइल अच्छा, आपका सन एक्सपोजर कम है, आप सन ब्लॉक रेगुलर लगाते हैं जिस तरह से आपको बताया जाता है, वो विजिट ऑब्वियसली डॉक्टर को एक बार कर लें। अगेन इट्स डॉक्टर के पैसे हम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपने ये बात की ना कि ये सारी चीज़ें तो फिज़िकल एक्टिविटी में भी कोई मतलब कि हमें हमारी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करके हमें जो है एक्ने से निजात मिल सकती है, या ये चीज़ें हाइपर पिगमेंटेशन, ऐसा कोई है मिथ कि नहीं ऐसी कोई? देखिए, फूड इज़ समहाउ, जंक फूड इज़ रिलेटेड। जिस तरह आप लोग ये फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, हम लोग खाते हैं, कहती हैं आप लोग खाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं खाती, हमारे लिए बनता है, आपके लिए नहीं। नहीं, मैं नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती, नॉट एट ऑल। नहीं, वेरी नाइस, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आगे। नहीं, मेरे बच्चे इस बात पे मेरे से नाराज़ भी रहते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती जंक फूड। और वो अगर आप रोकते हैं तो आपके मल्टीपल इश्यूज, क्योंकि इट्स नॉट द जंक फूड, इसमें द प्रोडक्शन ऑफ मीट वो प्रोसेस्ड होती है। Yeah, that's true. So it is related. वेल डॉक्टर साहिबा, आई नो कोई ऐसा गोल्डन रूल तो है नहीं सबके लिए जो एक हो, लेकिन एज ए डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट आप कोई एक गोल्डन रूल बताना चाहें कि बस इन चीज़ों का ख्याल रखें, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो एटलीस्ट प्रिवेंशन में कम से कम हमें हेल्प करें। सो प्लीज़ वो बताएं। आजकल ऑरेंजेस अवेलेबल हैं, True. मैक्सिमम जितना आप खा सकते हैं खाएं। विटामिन सी इट्स वेरी गुड फॉर स्किन। सन ब्लॉक सर्दियों में भी उतना ज़रूरी है जितना गर्मियों में, और उतनी ही बार लगाना चाहिए जितना आप गर्मियों में लगाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो रहा है कि देयर इज़ अ पिगमेंटेशन, आपको शक भी है, इट्स बेटर टू विजिट अ डॉक्टर। वेरी नाइस, वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर समाविया इजाज़ फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफ़िकली पैनिक अटैक्स के हवाले से कि आपको पैनिक अटैक्स क्यों आते हैं और ये कैसी कैफियत होती है जिसमें एक इंसान को ऐसा महसूस होने लग जाता है कि उसका जो है वो दिल किसी भी वक्त बंद हो जाएगा, उसकी सांस रुक रही है और एक एबनॉर्मल बिहेवियर वो एक्सपीरियंस करता है। ये घंटों पर भी मुहित हो सकता है और ये दिनों तक भी जा सकता है वाक़या, लेकिन इसकी बुनियादी वजह क्या है और ये नफ्सियाती मसाइल जो है उससे इंटरलिंक्ड है, ये कब हल हो सकता है, इसके लिए इलाज क्या है, थेरेपीज़ क्या है, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद होंगे, मिस आयशा तारिक। सुबह से सेहत सेगमेंट में हमारे साथ मिस आयशा तारिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो मिस आयशा, ये बताइएगा कि पैनिक अटैक्स, सिंपल सा सवाल, हैं क्या, क्यों होते हैं? सो पैनिक अटैक्स बॉडी का नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होता है वो गलती से जब ऑन हो जाता है पैनिक अटैक्स की सूरत में हमारे सामने आ जाता है। क्यों आता है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। सो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जो हमारा फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम होता है, जो अमूमन जो है जब हमारे आगे कोई ख़तरा होता है तब एक्टिवेट होता है, बट ड्यूरिंग अ पैनिक अटैक उसका अमूमन सामने कोई कॉज नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन गलती से जो हमारे बॉडी का अलार्म सिस्टम है इन अ वे वो जब गलती से ऑन हो जाता है। क्यों ऑन होता है? रिसर्च बहुत क्लियर नहीं है इस पर अभी कि क्यों ऑन होता है, बट मोस्टली पीपल थिंक कि ये इसलिए होता है जब इन्वायरमेंट में कोई ऐसा क्यू आता है, कोई ऐसा स्टिमुलस आता है जो शायद किसी पास्ट ट्रॉमा से रिलेटेड हो, तो इतना बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स फिर बॉडी देती होती है। तो फिर इसमें फिट्स पढ़ना इज़ वेरी कॉमन, ये फिट्स ही हैं या डिफरेंट है पैनिक अटैक कोई चीज़? सो फिट्स इज़ डिफरेंट। जब पैनिक अटैक की कैफियत होती है तो ऐसा लग रहा होता है कि दिल को कुछ हो जाएगा। जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उनको यही लग रहा होता है कि हम मरने वाले हैं, दिल को कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है हमें। इसमें दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, सांस चढ़ जाती है, पसीना आने लग जाता होता है, मसल क्रैम्पिंग भी शुरू हो सकती है। हर किसी को डिफरेंट तरीके से ये फ़ील होता है, बट इसेंशली अमूमन लोग जो है इस वजह से जब पैनिक अटैक आता होता है ER पे चले जाते हैं या किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते होते हैं ज़्यादातर। एक आम घबराहट में और पैनिक अटैक में फ़र्क क्या है जो इंसान
इंसान खुद वाज़े तौर पे देख सकता है? सो 3 मेजर फ़र्क हैं इसमें। नंबर 1 इज़ इंटेंसिटी। अमूमन जो एंजाइटी होती है हमारी, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, वो मैनेजेबल एंजाइटी होती है, लेकिन पैनिक अटैक्स में उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ जाती है। नंबर 2 इज़ द ड्यूरेशन। एंजाइटी जो है वो कई महीने रह सकती है, कई दिन रह सकती है, और वो बैकग्राउंड में एक चीज़ है जो कि चलती रहती है। पैनिक अटैक जो है अमूमन 10 से 20 मिनट्स तक इट रीचेस इट्स पीक एंड देन इट गोज डाउन और बॉडी फिर नॉर्मल फील करने लग जाती है। ओके, अच्छा, ये इंटेंसिटी की हमने बात की। हाउ अ पर्सन इज गोना नो कि इफ आइदर यू नो अब पैटर्न है चलता जा रहा है। कुछ लोग फिर भी निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यू नो इट्स ओके, आई एम फीलिंग लिटिल डिस्टर्ब और अपसेट हूँ कुछ दिनों से या स्ट्रेस्ड हूँ, तो दैट्स व्हाई यू नो दिस इज हैपनिंग टू मी। सो हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू आइडेंटिफाई? सो पैनिक अटैक जो है एपिसोड होता है, मेजर एपिसोड होता है। नंबर 1, अगर आपके साथ पहली बार ये एपिसोड हुआ है, डू गो टू अ डॉक्टर या जाएँ अपना कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, देखें कि कोई फिजिकल रीज़न तो नहीं है। बट अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं और उसके बावजूद भी आपकी ये कैफियत रह रही है, तो इट्स बेटर कि आप फिर किसी थेरेपिस्ट के पास जाएँ, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएँ, एनीवन इन द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। सो बेसिकली sorry, can you repeat your question? Sure. So I was asking you कि how important it is to identify and diagnose this at time, क्योंकि टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा फिर वो भी हो जाता है, क्रिटिकल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। So with any mental health disorder, the moment that you know कि आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए is जब वो आपकी डेली फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करने लग जाए। आपको इस काम पे ध्यान ना दिया जा रहा हो, बच्चों को अगर स्कूल में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, रोज़मर्रा के आप अपने काम खुद से ना कर सक रहे हो। ऑलराइट, एक बड़ा अजीब सा सवाल है लेकिन ऐसा ही है, ये पैनिक अटैक अचानक ही क्यों होता है? That's how it is. Panic attacks का कोई, जैसे मैंने कहा, कि apparent reason नहीं है. Research shows that at least 1/3 of the population is going to have a panic attack at least once in their lifetime. अच्छा, ये बताइए, मेरा भी यही सवाल था, is it like modern, जितने हम मॉडर्न होते जा रहे हैं तो हमारी डिजीज भी मॉडर्न होती जा रही है? I don't think it's a modern day disease. हमने पुराने, मेरे वालिदैन ने तो कभी नहीं बोला था मुझे पैनिक अटैक हुआ था। मुझे फिट्स पड़ते हुए नजर आए हैं लोगों को, लेकिन ये पैनिक अटैक जो है इट्स समथिंग दैट मॉडर्न, जब से हम मॉडर्न ज़्यादा हुए हैं ना, और सबसे स्पेशली हमारी न्यू जनरेशन आई है, तब से हमने पैनिक अटैक ज़्यादा देखे हैं। आई थिंक द मेन रीज़न फॉर दैट इज़ के अब की जनरेशन जो है, देर फेसिंग अ लॉट मोर स्ट्रेसर्स पुरानी जनरेशन की निस्बत। एकेडमिक प्रेशर बहुत बढ़ गया है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, द सोशल मीडिया प्रेशर वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हम देखते हैं कैफीन इनटेक, एनर्जी ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों से भी बहुत इफेक्ट आता है। लोगों की रूटीन ठीक ना होना, नींद को निगलेक्ट करना, ये सब जो है कॉजेज़ हैं पैनिक अटैक्स की। ऑलराइट, आपने मेंशन किया कि आपको कोई ट्रॉमा हिट कर सकता है, उसकी वजह से ये हो सकता है, और भी मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं, लेकिन क्या कोई, अगर हम देखें बीमारी की तरफ, तो ऐसी कोई डिजीज़ है, हिडन डिजीज़, जिसकी वजह से पैनिक अटैक्स आ सकते हैं? Not a hidden disease, it's part of an anxiety disorder. So anxiety disorders मुख्तलिफ तरह के होते हैं. There's generalized anxiety disorder, social anxiety disorder होता है. जब वो डिसऑर्डर अपनी पीक पे चला जाता है, एक्सट्रीम पे चला जाता है, तब पैनिक अटैक्स की सूरत इख्तियार कर लेता है। अच्छा, चलें ठीक है, स्टार्ट में लेट्स सपोज एक पर्सन इज़ यू नो हैविंग अ हार्ड टाइम, उसको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं बट थोड़े माइल्ड हैं, एंड ही इज़ और शी इज़ हिमसेल्फ कि वो ख़ुद को क्योर कर सके, और उसको मतलब यू नो एक तरह से क्योर करने की कोशिश करता है, अपने आप को प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर जाता है, अच्छा इन्वायरमेंट में जाने की कोशिश करता है, फैमिली टाइम अच्छा इन्जॉय करना। सो इज़ दैट पॉसिबल कि हाँ वो इससे खुद ही रिकवर कर जाए, बजाय इसके कि वो डॉक्टर या कंसल्टेंट के पास जाए? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइमिंग। जितना उसको अर्ली ऑन कैच कर ले कोई कि हाँ ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, उतना आसान हो जाता है उसके ऊपर काम करना। लेकिन जितना, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, उसको साइड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, बर्दाश्त कर लेते हैं, तो वो फिर उस एक्सट्रीम तक जा सकता है कि प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो। ओके, सो एनी स्पेसिफिक एज ग्रुप और जेंडर? नॉट रियली, बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। और ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है?
हाँ? ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है। Because overthinking, yeah. Not overthinking, it's just how emotions are expressed and response जैसे हम लोग करते हैं, बॉडी में करते हैं। So do you want to say that we have to channel our emotions? That is the main cause. If you don't, channel our emotions, तब causes ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ना नहीं बता सकते होते, even if they have to say no, they won't say no, right? अगर उनको कोई चीज़ नहीं भी पसंद आ रही, वो नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे कि कोई बात नहीं। So is that the main reason that? Absolutely, and another main reason is कि हमारे माशरे में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को अगर हम देख लें, हमारे माशरे में एहसासात की ज़्यादा बात नहीं होती, फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती, बच्चों को सिखाया नहीं जाता और इसी वजह से कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ नहीं सिखाई जाती। सबको पे यही ध्यान होता है कि खुश रहो खुश रहो खुश रहो, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता सब्र करो कि किस तरह उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, विच इज़ वाई पैनिक अटैक्स इन कंट्रीज़ में थोड़े से ज़्यादा आते हैं क्योंकि सोमेटिसाइजेशन ज़्यादा होती है हमारी कंट्रीज़ में। दैट मीन्स कोई भी अगर मेंटल डिसऑर्डर होता है तो उसका फिजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था कि आपके सोसाइटल फैक्टर्स कितने मैटर करते हैं इस चीज़ में कि इफ़ यू आर हैविंग पैनिक अटैक्स और आपको एक प्रॉब्लम है और आप उसके साथ डील कर रहे हो, मेडिकेशन पर हो या आपकी कोई थेरेपी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद आपको जब फेस करना पड़ता है विद इन द पब्लिक, एक उसका आपके ऊपर मज़ीद दबाव आता है जो एम्बैरसमेंट आपको फील करनी पड़ती है आफ्टर दैट। वो चीज़ें कितनी ख़तरनाक हैं आपके दिमागी सेहत के लिए और फिर उसके लिए आप लोग क्या करते हैं साइकोलॉजिस्ट? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। सो जब जैसे मैंने पहले ट्रॉमा का नाम लिया है, ज़रूरी नहीं है कि ट्रॉमा एक बहुत बड़ा नेगेटिव इवेंट हो, लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट हो। ट्रॉमा जब हम देखते हैं इट्स एनी इवेंट जो हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग को जो हमारे दिमाग से प्रोसेस ना किया जाए। इट कैन बी रिपीटेड इंसिडेंट्स घर पे जो होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स, जो हमारे घर में ही ताने वगैरह दिए जाते हैं बच्चों को, पढ़ नहीं रहे, स्कूल में बुलिंग वगैरह, इन सब चीज़ों की वजह से एक क्यूमुलेटिव सा इफेक्ट आता होता है कि और फिर वो ट्रॉमा, अब ज़ाहिरी बात है उस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है हमारे कल्चर में कि ये नहीं है कि किस तरह उसके साथ डील करना है, ये तो सबके साथ होता है, अच्छा इसको जाने दो। Exactly, बिल्कुल ऐसे ही। मोस्टली लोग इसी वजह से तो बात नहीं कर पाते हैं कि वो बात करेंगे तो लोग उनको कहेंगे ये तो बहुत सेंसिटिव है, ये तो पागल हो गए हैं। कुछ लोगों को पागल का भी नाम दिया जाता है, तो इस वजह से भी लोग बात नहीं कर सकते। पैनिक अटैक जानलेवा हो सकता है? नहीं, नॉट इन द सेंस। अगर अनमैनेज्ड रहे काफ़ी अरसे तक तब जो है इट कैन लीड टू सिवियर मेंटल इलनेसेस, डिप्रेसिव डिसऑर्डर ज़्यादा उसमें आ जाते हैं या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बट नॉट इन द सेंस कि इट इज़ गोइंग टू। देखें, पैनिक अटैक नर्वस सिस्टम का एक रिस्पॉन्स होता है। इट्स नॉट कि फिज़िकली आपके साथ कुछ गलत है, फिज़िकली आपके हार्ट को कुछ नहीं हो रहा, जो रिस्पॉन्स है वो सब नर्वस सिस्टम पे बेस्ड है। तो इस वजह से नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना उसमें ज़रूरी होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिर्फ और सिर्फ पैनिक अटैक की वजह से सिर्फ ये इटसेल्फ एक ही बीमारी नहीं है, बहुत सारी और बीमारियों को भी जन्म देती है हमारी बॉडी में, क्योंकि आई थिंक आपकी विल पावर को जो है वो थोड़ा कम कर देती है, वीक हो जाता है। सो ये बताएं हमारी गट हेल्थ को कैसे ये डिस्ट्रॉय करता है। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि वो जो पैनिक अटैक जिनको आते हैं वो बेसिकली किसी न किसी तरह या तो पैनिक अटैक ने लीड ही गट हेल्थ की वजह से किया होता है, वीक होता है, या फिर जो है ये जाके गट हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है। सो हाउ इट इज़ इंटरलिंक्ड? सो स्ट्रेस, एंजाइटी, इवन पैनिक डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ें जो है इम्यून सिस्टम को वीक कर देती हैं। इट्स नॉट कि इनकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है या वो चीज़ हो रही है, इन्फेक्शन है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक, ये सब चीज़ें उन फिजिकल सिम्टम्स को इंक्रीज़ कर देती हैं, उनके इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं। ओके, सो क्योर कैसे करें अगर गट हेल्थ जो है वो वीक हो गई है और आप पैनिक अटैक भी फेस कर रहे हैं, राइट? सो स्टिल यू हैव टू कि आप अपने गट हेल्थ की हिफाजत कैसे करें या उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें वापस? सो द थिंग दैट वी डू इन क्लिनिक्स इज़ के हम बॉडी को काम डाउन करना सिखाते हैं, आपके लिंक करना सिखाते हैं। एग्जैक्टली, कि आपके पास ऐसे जो केसेस आए, आप उनका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, उनकी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, और जब आपके पास पेशेंट आते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है और फिर स्टेप बाय स्टेप आप लोग कैसे लेकर चलते हैं, प्लीज़।
So it's a multidisciplinary thing that we do hospital में. It's not कि सिर्फ और सिर्फ psychologist का काम है इस चीज़ को डील करना, psychiatrist भी देखते होते हैं. One of the best treatments for this is a combination of medication and therapy. Medication जो है इंसान को इतना calm down कर देती है कि therapy जो है उसके लिए effective हो जाए. Therapy में there are different forms of therapies जो कि हम लोग फिर client के साथ कर सकते हैं depending on कि उनकी needs क्या हैं, वो किस चीज़ क्या approach उनको suit करती है. जिस हिसाब से फिर हम उनको सिखाते हैं कि वो क्या क्या टेक्निक्स अपनी ज़िंदगी लाइफस्टाइल्स को किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिनसे सब चीज़ें बेहतर हो सकें. ठीक है. सो आप लोग ये एक चीज़ हमारे पास भी इट्स रिटन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये क्या है? So cognitive behavior therapy basically it's one of the most effective forms of therapy anxiety disorders के लिए, panic disorders के लिए. Cognitive behavior therapy ये कहता है कि हमारे साथ कोई भी इंसिडेंट होता है उसके रिजल्ट में हमारे जहन में कुछ ख्यालात आते हैं. ये ख्यालात कुछ एहसासात पैदा करते हैं और जो एहसासात हैं वो हमारी जिस्मानी कैफियत को चेंज करते होते हैं. All of the three combined determine our behavior. अगर स्टार्ट में हमारे थॉट्स ही, हमारे ख्यालात हैं वो ही नेगेटिव होंगे तो हमारी फीलिंग्स भी नेगेटिव होंगी, बॉडी रिएक्शंस भी नेगेटिव होंगे और बिहेवियर भी नेगेटिव ही होगा. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हमारा बेसिक जो काम होता है वो ये होता है कि सिखाया जाए कि किस तरह वो जो इनिशियल नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव में कैसे बनाया जाए. सो हम क्लाइंट्स को सिखाते हैं अपनी थॉट्स को कैसे पॉजिटिव बनाया जाए, क्योंकि अगर थॉट्स पॉजिटिव होंगे. कैसे? प्लीज़, हमारे साथ नाजरीन इस वक्त जुड़े हुए हैं तो आप कुछ थेरेपी ऐसी बताएं जो आप डेफिनेटली इट्स अ कम्युनिकेशन, इट्स अ कम्युनिकेशन जो आप अपने मरीज़ के साथ करती हैं. सो लेट्स से कि एक मरीज़ आपके पास है, उसको डिफरेंट जो है पैनिक अटैक आ रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन आस्क him or her different questions. लेकिन मोस्टली जो वजूहात निकलती हैं वो क्या निकलती हैं? कोई ना कोई ट्रॉमा उन्हें बैक हिट कर रहा होता है, कोई रिसेंटली कोई परेशानी होती है जो उनको हिट कर रही होती है, जो भी वजह होती है. उसके बाद कम्युनिकेशन में आप लोग ऐसे क्या प्रैक्टिसेस बताते हैं? क्योंकि कुछ होता है ना, सांस लेने का तरीका, ठीक है, मेडिकेशन, योगा, धूप लेनी है, बाहर जाना है, दोस्तों के साथ मिलना है, ऐसी क्या एक्टिविटीज़ है? सो अगर हम CBT के बारे में बात करें, वन ऑफ द मेन थिंग्स इज थॉट चैलेंजिंग. आपके जहन में जो नेगेटिव ख्याल आ रहा है, क्या वो आपकी अपनी सोच है या क्या वो एंजाइटी की वजह से आपको आ रहा है. और वी एक्टिवली आस्क यू कि हमें बताएं कि ट्राई टू प्रूव दैट थॉट रॉन्ग बेस्ड ऑन योर एविडेंस. अगर कोई बच्चा आ रहा है उसको एंजाइटी इस वजह से हो रही है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, वी आस्क देम कि अच्छा बताओ मुझे कि व्हाट एविडेंस डू यू हैव फॉर दैट, कि आप फेल हो जाओगे, या डू यू हैव एनी एविडेंस अगेंस्ट दैट. सो नॉर्मल हमें फिर रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, पहले भी कभी फेल नहीं हुए तो इस बार क्यों हो जाएंगे, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है. So you guys break down the situation. We break down the thought pattern basically. और उसको फिर पॉजिटिव में किस तरह आपने चेंज करना है वो करना सिखाते होते हैं. इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस कि हमारा ब्रेन बहुत सिंपल है, आप उसको जो चीज़ बताएंगे वो उस चीज़ पे यकीन करने लग जाएगा. कॉन्स्टेंटली अगर उसको नेगेटिव चीज़ बताई जा रही है तो वो उन्हीं नेगेटिव चीज़ों पे जो है यकीन करने लग जाएगा. बट अगर उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को अगर हम पॉजिटिव से रिप्लेस कर देते हैं तो उन पॉजिटिव थॉट्स पे भी रिप्लेस कर देगा. अदर देन दैट वी हैव ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स दैट पैनिक डिसऑर्डर्स डू इज के वो ब्रीदिंग को बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं, बहुत तेज सांस हो जाती है बेसिकली आपकी. एग्जैक्टली. सो देयर डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दैट वी जिसमें डायफ्रामिक ब्रीदिंग आ जाती है, स्लो ब्रीदिंग आ जाती है, बॉक्स ब्रीदिंग आ जाती है. वन ऑफ द सिंपलेस्ट इज ब्रीद इन फॉर 4 seconds एंड देन ब्रीद आउट फॉर 6 seconds and then continue this till you feel calm down. Grounding exercises होती हैं जैसे कि which involve all the 5 senses. बेसिकली पैनिक अटैक में ये होता है कि हर चीज़ मेरे काबू के बाहर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा. वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कंट्रोल दैट इज़ टू मेक श्योर ब्रिंग योरसेल्फ बैक इन द प्रेजेंट. ग्राउंडिंग एक्सरसाइज इज अ सिंपल टेक्निक जो कि हमारे 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करती है. लुक अराउंड द रूम, टेल मी 5 things that you can see and briefly describe those things to me. 4 things that you can touch and actually touch and feel that. Exactly, tell me how that feels in your hand. 3 things that you can hear, 2 things that you can smell, and then 1 thing that you can taste. Wow. Engage all of your 5 senses, bring your self back to the present. So basically जो मुझे समझ आई है कि इस थेरेपी से हेल्प आउट आप ये होता है कि आप एक पैनिक अटैक की सिचुएशन में एक खास लॉक फ्रेम में चले जाते हैं. So उस लॉक फ्रेम से आपको बाहर निकालने में थेरेपी हेल्प्स आउट. Absolutely. Wow, beautiful.
सही। Well. So, आपने बहुत अच्छे वैसे बहुत खूबसूरती से हमें बताया, बिकॉज मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता कि व्हाट्स अ पैनिक अटैक इज, राइट। सो अभी आपने हमें बता दिया कि पैनिक अटैक, अब सपोज अ पर्सन नोज दैट ही और शी इज फेसिंग काइंड ऑफ पैनिक अटैक्स, बट जिस टाइम पे वो फेस करता है ही इज और शी इज अलोन, राइट, और वो किसी को बताना भी नहीं चाहता दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम पैनिक अटैक्स, राइट। सो एट दैट मोमेंट आपको पता भी होता है दैट यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू डू दैट, बट स्टिल वो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को वापस लाना। सो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगता है इंसान को खुद ही अपने पैनिक अटैक पे काबू पाने में? About 20 to 25 minutes. The best way to actually get rid of a negative feeling is to allow yourself to feel it. आप उस एहसास के साथ बैठें, बुरा महसूस होगा, 20 से 25 मिनट बहुत अजियत वाले होंगे, बहुत दर्द वाले होंगे जब आप एंजाइटी को उसको अलाउ करेंगे, लेकिन जिस चीज़ को आप रेजिस्ट करते हैं वो उतनी ज़्यादा देर तक परसिस्ट भी करता होता है। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है मेरे साथ ये हो रहा है, इट्स गोइंग टू पास अवे, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है हमारी बॉडी रिकवर कर लेती है। अच्छा, PTSD के बारे में आपने बताया, पास्ट ट्रॉमास, ये बताइए कि हाउ आजकल की जो मॉडर्न पैनिक अटैक्स है, हाउ इट इज़ मोस्टली हमने वैसे देखा है, इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग दैट इज़ आवर ट्रिगर पॉइंट, राइट। सो हाउ दैट ट्रिगर पॉइंट वी हैव टू, कि ये हमारा ट्रिगर पॉइंट है, ये हमारा ट्रिगर पॉइंट है, ये हमारा ट्रिगर। दैट्स बीइंग मोर माइंडफुल। नॉर्मली जो है हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि क्या क्या पास्ट ट्रॉमास हमारे दिमाग में स्टोर करके रखे हैं। बिल्कुल, आइडेंटिफाई उस टाइम पे हमने किया ही नहीं होता कि इज दिस गोना गिव मी ट्रॉमा, इज दिस गोना गिव मी ट्रॉमा, और इवन इफ दिस इज राइट और रॉन्ग टू मी। सो वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें दैट वाज अ ट्रॉमा एंड नाउ इट्स ट्रिगरिंग मी? So that's something that we teach in therapy. That's something that we work on very much in therapy, कि आपकी जो क्या स्टिमुलस है, क्या ट्रिगर है, और वो किस चीज़ से फिर रिलेट बैक कर रहा है। Okay. और जब हम लोग फिर पेशेंट्स के साथ उस पर काम करते हैं, बहुत आराम से फिर वो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं उन चीज़ों। एंड हाउ मच, कितना परसेंटेज डू यू थिंक है जो पास्ट ट्रॉमास की वजह से ही हमें पैनिक अटैक्स जो हैं वो होते हैं? लॉट, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, क्योंकि लाइक आई सेड अभी तक रिसर्च ने हमें कोई फिक्स रीज़न नहीं दिया कि इस वजह से है, लेकिन मोस्टली यही कंसेंसस है कि इट इज़ बिकॉज कोई स्टिमुलस ऐसा आता है दैट रिमाइंड्स यू ऑफ अ पास्ट ट्रॉमा। Well, is it reversible? Yeah, is it reversible or completely curable? Manageable. इट्स मैनेजेबल, कि वो चीज़ काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, एंजाइटी एक ऐसा एहसास है जो हर किसी को होता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको एंजाइटी फील नहीं हो। जितना आप एहसास रखते हैं उतनी आपकी एंजाइटी होती हो। एब्सोल्युटली। हमारा मकसद एंजाइटी को ख़त्म करना नहीं होता सेशंस का। एंजाइटी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। इमोशंस को मारना तो नहीं, मैनेज करना है। सो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, कि आप किस हद तक उस इमोशन को पॉजिटिव ही रखें, उससे फ़ायदा उठाते रहें, और उसको एक लिमिट से फिर एक्सीड ना होने दें और अपने आप पे नेगेटिवली उसको हावी ना होने दें। अच्छा, कोई ऐसे केसेस हैं जिसमें ये जनरेशनल ट्रॉमा जिस तरीके से होता है वैसे जनरेशनल पैनिक अटैक्स और सो मैं जो हूँ मोस्टली ट्रॉमा थेरेपी ही करती होती हूँ। सो आई सी अ लॉट ऑफ दिस इज़ व्हाट आई वर्क विद, कि हर किसी का जो है, एवरीवन दैट वर्क्स इन द क्लिनिक दे कैरी बैग्स ऑफ जनरेशनल ट्रॉमा और वो सब चीज़ें विद देम। तो जैसे आपने कहा था कि नई जनरेशन का है, मॉडर्न का है, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि अब अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है। अब हमें ज़्यादा पता है कि यही इंसिडेंट्स हैं दैट आर कॉजिंग ऑल ऑफ दीज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो स्टिग्मा कम हुआ है, अवेयरनेस ज़्यादा ही है, इस वजह से ये डिसऑर्डर्स अब ज़्यादा हम लोग इनको ठीक नाम दे सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की, बहुत सही बात की है। सो एक टर्किश सीरीज है, हैव यू सीन दैट अनदर सेल्फ? सो बेसिकली इट्स ऑन जनरेशनल ट्रॉमास और उसमें थेरेपी, बट उससे कोई इंटरलिंक्ड है। जो मेरा सवाल भी बन रहा था, मेडिकल एक अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है और आप वो थेरेपीज प्रूवन है कि मैनेजेबल आपको लेकर जाती हैं, और वहीं पर कुछ लोगों का ये ख्याल होता है और बहुत सारे लोग इससे शिफ्ट भी करते हुए मैंने देखे हैं कि रूहानी इलाज जो है वो भी बड़ा मददगार साबित होता है। सो कोई ऐसा केस, कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने से गुजरी हो? सो रूहानी इलाज की जब हम बात करते हैं, रिलीजन इज़ ए ह्यूज प्रोटेक्टिव फैक्टर हमारी सोसाइटी में, ख़ास तौर पे नमाज़ पढ़ के, दुआ करके हम लोगों को सुकून मिलता होता है। हाँ। और जिस चीज़ से भी हमें सुकून मिले वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर एक बन जाता है और हमें कोपिंग में हेल्प करता है। आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो आते हैं जो कहते हैं कि वो जब उनकी तबीयत ख़राब हो रही होती है, वो नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं तो उनकी तबीयत बेहतर हो जाती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिलाई करना कि सिर्फ यही एक चीज़ है, आई थिंक वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है।
हम लोग कभी ये नहीं कहते कि आप रूहानियत को छोड़ दें, रिलीजन को छोड़ दें। ऑल ऑफ दोज दे हेल्प यू अ लॉट डिपेंडिंग ऑन कि आपका यकीन क्या, आपका ईमान क्या, आपका बिलीफ कितना है। तो लेकिन सब चीज़ों को साथ साथ लेकर जाना होता है, मेडिकल एंड देन स्पिरिचुअल। बिल्कुल ऐसे है, साथ साथ जो हमारे इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं उन पे भी, और फिर जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत होती ही है। वेल, थैंक यू सो मच तारिक फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, वाज अ ग्रेट सेगमेंट, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे सवाल हमारे जहनों में कन्फ्यूजन थी, वो हमने पूछने की कोशिश किया। एंड आई होप कि आप लोगों को भी इससे काफ़ी बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है पैनिक अटैक्स। वी होप कि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रहते हो सो वी कैन डू अनदर सेशन, आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग लास्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज़ हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आज है 21 जनवरी 1990 के एक इंसिडेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज के इस सेगमेंट में। एंड श्रीनगर के पुल था एक जिसका नाम है गावकदिल, और वहाँ पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से 100 से ज़ायद लोगों को गोलियाँ मारकर शहीद किया गया था और 300 से ज़ायद को ज़ख्मी किया गया था। भारतीय फ़ौज की जानिब से श्रीनगर के इलाकों में 1990 में इस तारीख को लोगों के घरों में धावा बोला गया था, औरतों की इस्मत दरी की गई थी, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो हमें 1990 की 21 जनवरी से देखने को मिलते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक कत्लेआम का मकसद गासिब भारतीय फ़ौज का अपनी जो वादी है उसमें एक ऑपरेशन सेटअप करना था और वहाँ पर अपनी जगह बनाना था। हिंदुस्तानी हुकूमत ने गावकदिल के कत्लेआम के इल्ज़ाम से बचने के लिए डिफरेंट कोशिशें की थी, और उसी वजह से आज दिन तक इसकी FIR दर्ज नहीं हो सकी है। सो जहाँ पर हिस्ट्री हमें बहुत सारे अच्छे इंसिडेंट्स दिखाती है, वहीं पर हिस्ट्री जो है वो बहुत सच्ची है, और वो बहुत ऐसी है कि वो किसी चीज़ को नहीं भूलती। और मौरिख जो इसीलिए कहते हैं है तारीखदान, वो तो लिख रहा है कि क्या कब हुआ था, और आज का दिन एक बैड इन्फ्लुएंस की वजह से जाना और पहचाना जाता है।